वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स (PLA एयरफोर्स) है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तहत आती है। 3000 से अधिक विमानों और अत्याधुनिक हथियारों के साथ यह वायुसेना एक शक्तिशाली सैन्य बल है। इसे वैश्विक स्तर पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल एयरफोर्स के रूप में जाना जाता है, जिसकी क्षमता पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने और एशियाई महाद्वीप के चारों दिशाओं में हमला करने की है। लेकिन इस प्रशंसा के बावजूद जो गर्व का कारण है, एक और वास्तविकता है। चीनी वायुसेना अभी भी अपनी सीमाओं के भीतर हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, खासकर एक ऐसे क्षेत्र में जिसे अत्यधिक परिस्थितियां और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र तिब्बत है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। पिछले एक सदी से यह PLA एयरफोर्स के लिए प्रभावी रूप से संचालन करने में कठिन क्षेत्र रहा है। इसका कठिन भूभाग और मौसम की स्थितियां अक्सर उनकी सेनाओं के लिए जानलेवा साबित हुई हैं। कैसे यह चुनौतीपूर्ण भूभाग चीनी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोध बन जाता है, इसके बारे में एक नया वीडियो चर्चा करता है, जिसमें इसके अलावा अन्य संबंधित पहलुओं को भी समझाया गया है। तिब्बत या किंगहाई तिब्बत पठार दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में इसकी उच्च स्थिति और चरम मौसम परिस्थितियां तिब्बत की भौगोलिक विशेषताओं को अन्य स्थानों से अलग करती हैं। ऊपर बताए गए कारणों से बनी बुनियादी ढांचे की कमी और आधुनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयां सैन्य और नागरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप 1950 में जब कम्युनिस्ट चीन ने इस बौद्ध देश को अपने में मिला लिया, तब से बीजिंग को उचित सैन्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ा। इससे चीनी सेना, विशेष रूप से पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स (PLA एयरफोर्स) को तिब्बत में अपनी सेनाओं की तैनाती में बड़ी सीमाओं का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद 1990 के दशक से चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिसमें सड़कें, हवाई अड्डे और संचार प्रणालियां शामिल हैं। हालांकि इस क्षेत्र की ऊंचाई और मौसम की परिस्थितियों के कारण वे अभी तक क्षेत्र के सैन्य और नागरिक वायु क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने के लिए तकनीकी प्रगति करने में सफल नहीं हो पाए हैं। यह वास्तविकता अक्सर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों को निष्क्रिय बना देती है। इससे तिब्बत में चीनी वायुसेना की कार्रवाइयां अक्सर निष्क्रिय हो जाती हैं। 1950 में कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया था, लेकिन उस समय अपनी वायुसेना को तिब्बत में तैनात नहीं किया, जैसा कि उन्होंने अपनी ज़मीनी सेना भेजी थी। इसका मुख्य कारण तिब्बत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और इसके साथ जुड़ी कठिन मौसमीय परिस्थितियां थीं, जो वायुसेना के संचालन को अत्यधिक कठिन बनाती थी। तिब्बत, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यह कठिन भूभाग और मौसम का सामना करता है, जिसमें अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। इन कारकों ने क्षेत्र में वायु संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे विमानों की तैनाती और उपयोग में समस्या आई। हालांकि जब 1950 के दशक के मध्य में स्थानीय लोगों ने चीनी दमन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू किया, तो चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स (PLAF) को तिब्बत में तैनात करने का निर्णय लिया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। 1956 तक PLA एयरफोर्स ने सोवियत निर्मित Il-12 और Il-14 विमान, साथ ही अन्य आवश्यक उपकरण ल्हासा के गोंकार हवाई अड्डे पर तैनात किए। इसके बाद चीन ने तिब्बत में लगभग 4 नए हवाई अड्डे और 3 लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाए। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थितियां और प्रतिकूल मौसम ने गंभीर समस्याएं उत्पन्न की, जिससे तिब्बत में तैनात MiG-15 और MiG-17 विमान प्रभावी रूप से उपयोग नहीं हो पाए। उच्च ऊंचाई की स्थितियां और अप्रत्याशित मौसम, साथ ही पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी ने इन विमानों के संचालन को मुश्किल बना दिया। इसके अलावा हालांकि चीन ने 1990 के दशक में तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे सड़कें, हवाई अड्डे और संचार प्रणालियां, लेकिन तिब्बत की उच्च ऊंचाई वाले आकाश में विशेष रूप से कठिन वातावरण की वजह से चीन की वायुसेना को पूरी तरह से प्रभावी रूप से काम करने में कठिनाई हुई। इसके परिणामस्वरूप चीन की वायुसेना को इस क्षेत्र में अपने विमानों का पूरी तरह से उपयोग करने में निरंतर कठिनाइयां आईं और उनकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से सीमित हो गई। 1980 के दशक के मध्य में
ऑपरेशन फाल्कन के दौरान पीएलए एयरफोर्स ने तिब्बत में वायु रक्षा को संभालने में अपनी कठिनाइयां महसूस की। कम वायु घनत्व, ऑक्सीजन की कमी और यांत्रिक विफलताएं, विशेष रूप से विमान इंजन में, ने चीन के विमानों को अक्सर जमीनी स्तर पर ला दिया या उड़ान के दौरान समस्याएं उत्पन्न की, जिनमें क्रैश और विफलताएं शामिल थीं। इन समस्याओं के बावजूद तिब्बत में भारत के दक्षिण में मौजूद खतरे के कारण चीन को अपनी वायुसेना को तिब्बत में तैनात करने की आवश्यकता थी। 1990 के दशक की शुरुआत से चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश बढ़ाया, नए सड़कें और रेलवे बनाए और हवाई अड्डों का विस्तार किया, जिससे सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उन्नत जेट फाइटर विमानों को तैनात करना शुरू किया, जिनमें शक्तिशाली इंजन थे जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किए गए थे, और कस्टमाइज्ड ट्रांसपोर्ट विमान जो तिब्बत के विशिष्ट चुनौतियों को हल करने के लिए बनाए गए थे। इन तकनीकी प्रगति के बावजूद चीन की वायुसेना को तिब्बत के कठोर वातावरण में संचालन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चीन ने 1990 के दशक के शुरुआत में ही अपने घरेलू निर्मित उच्च ऊंचाई वाले जेट जैसे चिंगदू J-7, शेन्यांग J-8 और चिंगदू J-10 का विकास करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने रूस से सुखोई Su-27 विमान आयात किए, जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए सक्षम थे। ये विमान 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन इन उन्नत विमानों को भी तिब्बत के अप्रत्याशित और कठिन मौसम में संचालन करने में कठिनाइयां आईं। इन तकनीकी प्रगति के बावजूद तिब्बत की अत्यधिक मौसमी स्थितियां, पतली हवा और ऑक्सीजन की कमी ने इन विमानों को प्रभावी रूप से उपयोग करने में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की। यांत्रिक विफलताएं, क्रैश और उड़ान के दौरान विफलताएं नियमित रूप से होने लगीं, जो पीएलए एयरफोर्स के प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित करती थी। इसके बावजूद तिब्बत की रणनीतिक महत्वता और दक्षिण में भारत की उपस्थिति ने चीन को इस क्षेत्र में अपनी वायुसेना की उपस्थिति बनाए रखने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप चीन ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षमताओं के विकास में भारी निवेश किया, जिसमें J-11 और J-16 फाइटर जेट्स शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन ने इस क्षेत्र में होने वाली लॉजिस्टिकल और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। हालांकि इन प्रगति से चीन की वायुसेना की क्षमताओं में सुधार हुआ है, फिर भी तिब्बत के कठोर वातावरण ने इन प्रयासों के बावजूद महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न की हैं। ये लगातार चुनौतियां चीन की वायुसेना की तिब्बत में ऑपरेशन करने की क्षमता को कमजोर करती रहती हैं, और इस क्षेत्र का वायु क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित करने में अभी भी कठिनाई हो रही है। हालांकि निरंतर तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे का विकास जारी है। इन प्रगति से चीन की वायुसेना की क्षमताओं में सुधार हुआ है, फिर भी तिब्बत के कठोर वातावरण ने इन प्रयासों के बावजूद महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न की हैं। भारत की वायुसेना के तिब्बत के दक्षिणी भाग में संचालन भारत ने जम्मू और कश्मीर के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 12 वायुसेनाओं के बेस तिब्बत के खिलाफ तैयार किए हैं। इनमें हरियाणा के अंबाला एयरबेस और बंगाल के हाशिमारा एयरबेस विशेष रूप से न्यूक्लियर हथियारों से लैस अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों के होम बेस हैं। इसे हमें याद रखना चाहिए। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से देश के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी हिस्सों में नए एयर स्टेशनों और रडार स्टेशनों के विस्तार का निर्णय लिया था। इन ठिकानों पर भारत ने अपनी अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को समय समय पर तैनात किया है, जिससे भारतीय वायुसेना को तिब्बत पर किसी भी हवाई हमले में प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा तिब्बत की तुलना में भारत की उत्तरी सीमा पर अनुकूल मौसम स्थितियां भी इस रणनीतिक लाभ को समर्थन देती है। ये स्थितियां और हथियारों से सुसज्जित भारत की वायुसेना तिब्बत से लेकर ल्हासा तक हवाई हमलों को अंजाम देने में सक्षम है, जो चीन की वायुसेना के लिए एक बड़ा धक्का है। इसके अतिरिक्त अगर भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस सुखोई 30 MKI विमानों को दक्षिण भारतीय एयरबेस से तिब्बत में तैनात करता है, तो यह चीन की वायुसेना को तिब्बत में वायु प्रभुत्व हासिल करने में गंभीर समस्याओं का सामना कराएगा। इसलिए तिब्बत में चीन की वायुसेना की कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए भारत की विस्तृत योजनाएं भारतीय वायुसेना के लिए इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि तिब्बत में चीन की वायुसेना जो अद्वितीय कमजोरियों का सामना कर रही है, वह उसे वायु संचालन में पूर्णता का दावा करने से रोकती है। दशकों तक प्रयासों के बावजूद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स (PLAF)
द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के विकास और अधिक आधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती से इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कम्युनिस्ट वायुसेना की क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन चीनी लड़ाकू पायलटों को आज भी उच्च ऊंचाई वाले मिशनों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि तिब्बत हमेशा चीन के लिए एक विवादास्पद और कठिन क्षेत्र बना हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का शिकार भी है। इन समस्याओं से निपटने में चीनी वायुसेना को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। इस स्थिति के परिणामस्वरूप यह स्थिति पीएलए वायुसेना की क्षमताओं को तिब्बत में काफी हद तक सीमित करती है। इसलिए इस वास्तविकता की गहराई केवल भविष्य में हिमालयी क्षेत्र में किसी युद्ध की स्थिति के दौरान ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी, जब चीन को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद।